हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का पार्ट बी, और पार्ट बी में चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे हम लोग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पिछली क्लास के अंदर यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पार्ट नंबर 1 के अंदर मैंने आपको बहुत सारी डिटेलिंग दी कि एक्चुअली फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके एम क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। तो वो एक पोर्शन आपने अच्छे से लर्न कर लिया होगा। आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास, इसको भी आपको अच्छे से लर्न करना है, नहीं तो ये टिपिकल लगेगा फिर आपको। और आधा घंटा या 15 मिनट निकाल लो आप, और दोनों पोर्शन को एक बार रिवीजन जरूर कर लेना अगली क्लास में आने से पहले, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पार्ट नंबर 2। इस टॉपिक से 100% में लिख के गारंटी से आपको बोल सकता हूं एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो आज के इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तुमको पक्का देखने को मिलेगा। वो है क्लास फाइनेंशियल डिसीजन। क्लास किसी भी बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते वक्त हमारे पास 3 डिसीजंस होते हैं जिनको हमें अच्छे से लेने हैं, तीनों के तीन। सबसे पहला डिसीजन है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग या कैपिटल बजटिंग डिसीजन। डिसीजन का मतलब क्या है, देखो हमने पैसा इकट्ठा कर लिया, हमारे पास पैसे आ गए, एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फंड्स हमने कर लिया। अब इस पैसे को सही जगह हमें लगाना है, तो इस प्रॉपर तरीके से इस पैसे को कहाँ पे लगाएं, कहाँ इन्वेस्ट करें, कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, इस डिसीजन को, और कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको दिमाग में या ध्यान में रखना है बिफोर इन्वेस्टिंग। दिस डिसीजन इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दूसरा डिसीजन है फाइनेंसिंग डिसीजन। पैसे लेने के जनता से दो सोर्सेस हैं, डेट और इक्विटी। तो हम डेट से लें या इक्विटी से लें, कौन कौन सी वो बातें हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए कि हम डेट से लें इक्विटी से लें, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो हमको बताते हैं कि भाई नहीं आप डेट से लो, नहीं तुम्हारी हालत ऐसी है तुम इक्विटी से लो। समझ रहे बात को। और डिविडेंड मतलब कितना डिविडेंड बांटना है। एक्चुअली जो प्रॉफिट आता है किसी भी कंपनी का, जो प्रॉफिट आता है उसको 3 हिस्से में बांट देते हैं हम लोग प्रॉफिट को। एक हिस्सा सरकार को टैक्स चला जाता है, इसको हम लोग कॉर्पोरेशन टैक्स बोलते हैं। एक हिस्सा आम जनता को बांट देते हैं जिसको बोलते हैं डिविडेंड, आम जनता मतलब शेयर होल्डर्स। और एक प्रॉफिट अपने पास रिटेन कर लेते हैं। सारा पैसा जो है हम लोग बांटेंगे नहीं, थोड़ा बचा के भी रखेंगे। तो कितना बचाना है, कितना बांटना है, ये कौन बताएगा, डिविडेंड डिसीजन। तो ये तीनों डिसीजन में से तुम्हारे सेट में क्या पता फाइनेंसिंग आ जाए, किसी के में डिविडेंड आ जाए, किसी के में क्लास इन्वेस्टमेंट डिसीजन आ जाए। तो इसीलिए क्लास आपको तीनों को करके जाना पड़ेगा। बट हाँ, इस बात की गारंटी है बेटा, एक डिसीजन जरूर देखने को मिलेगा इन तीनों में से। वो भी क्लास कम से भी कम 4 से 6 नंबर, मिनिमम 4 मैक्सिमम 6। इन्वेस्टमेंट डिसीजन सबसे पहला डिसीजन है क्लास, हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तभी हमारा बिजनेस ग्रो करेगा और आगे चल के हमें रिटर्न देगा। मैंने एक आज पेड़ लगाया, आज से 10 साल बाद क्लास मैंने एक नारियल का पेड़ लगाया, 10 साल बाद क्लास मुझे नारियल मिलना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन 10 साल तक क्लास मुझे उसे पेड़ को पालना पड़ेगा। दिस इज अन इन्वेस्टमेंट। आपकी घर वाले आपकी पढ़ाई पे जो कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट है। इसी तरीके से फैक्ट्री में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टिंग या कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या है, दिस डिसीजन रिलेट्स टू केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एसेट इन विच फंड्स विल बी इन्वेस्टेड बाय द फर्म। तो केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एसेट, आप प्रॉपर तरीके से एसेट्स की सिलेक्शन करो जहां पे आप पैसा लगाने जा रहे हो। जिस प्रोजेक्ट में रिलायंस ने जियो वाले प्रोजेक्ट में पैसा लगाया तो वो सोच समझ के लगाया, ऐसे आंख बंद करके नहीं लगा दिया। तो सर हम कौन कौन से फैक्टर्स है वो जिनके थ्रू हम डिसाइड कर सकते हैं कि इन्वेस्ट करें या ना करें। तो कुल मिला के मैं आपसे बोलूंगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट है क्लास, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। आप जिस भी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हो उस प्रोजेक्ट में कुछ डे टू डे एक्सपेंसेस भी होंगे। तो अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप उस डे टू डे एक्सपेंस को बियर कर सकते हो तो आप उस प्रोजेक्ट में पैसे लगाओ, अदरवाइज मत लगाओ। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास, मैं वो मशीन खरीदूं जिस मशीन का मेंटेनेंस मैं बियर कर सकता हूं, उस मशीन के डे टू डे एक्सपेंसेस को मैं बियर कर सकता हूं, तो ही मैं मशीन खरीदूं। एग्जाम्पल, आप वो गाड़ी खरीदते हो जिसके मेंटेनेंस को आप बियर कर सकते हो, जिसमें तेल आप डलवा सकते हो, अच्छी माइलेज देती है। अगर आपने कोई ऐसी गाड़ी खरीद ली जो है क्लास बहुत महंगी, लेकिन आप उसे खरीद ले रहे हो, बट उसका मेंटेनेंस जो है, उसकी गाड़ी में अगर कुछ हल्का सा उसका शीशा भी टूट गया तो 70,000 80,000 का शीशा डलता है, साइड मिरर।
और उसका टायर अगर चेंज होगा तो 2 लाख का टायर डलता है, तो आप वो खर्चा नहीं झेल सकते, भले आप गाड़ी एक बार में ले रहे हो। तो भैया ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करना है। तो कुल मिला के cash flow of the project, whenever a company is investing huge funds in an investment proposal, it expects some regular amount of cash flow to meet day to day requirement. तो अगर क्लास उस डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए आपके पास पैसा है तो आप इन्वेस्ट करो, अदरवाइज मत करो। तो ये वो फैक्टर्स है जो गाइड करेंगे आपको कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए। सेकंड चीज है क्लास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तसल्ली से आराम से इस पूरे टॉपिक को 15 मिनट देना, इनकी हेडिंग्स को कॉपी पे लिखना, समझ के रिकॉल करना दिमाग में और अपनी भाषा में बना के लिखना। यकीन मानो बहुत बोरिंग जरूर है, लेकिन यही एक तरीका है क्लास थ्योरी को लर्न करने का। हेडिंग्स आप लर्न कर लो, अंदर का अपने सिंपल भाषा में लिखो, तभी मैं आपको बहुत डिटेलिंग में बहुत सारे एग्जांपल्स दे के समझाता हूँ। लिख नहीं पा रहे तो एग्जांपल दे के समझाओ। दूसरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। हर बिजनेस में एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, यानी जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है उस पर मुझे कितनी कमाई होगी, कितना रिटर्न मिलेगा। तो आपको अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में चेक करना है, जिसका रिटर्न सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज अ रेट ऑफ रिटर्न इट विल बी एबल टू ब्रिंग बैक फॉर द कंपनी। दोज इन्वेस्टमेंट आर सिलेक्टेड विच गिव्स हायर रेट ऑफ रिटर्न। आप वो इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट करो जो आपको हाई रेट ऑफ रिटर्न देते हैं। तो आपको अलग अलग जगह चेक करना है, अगर मैं यहाँ इन्वेस्ट करूंगा तो क्या रिटर्न आएगा, यहाँ इन्वेस्टमेंट करूंगा क्या रिटर्न आएगा, इस तरीके से। अगला रिस्क इन्वॉल्व। एवरी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में कुछ ना कुछ रिस्क होता है भैया, सीधी सी बात है, बिना रिस्क के तो कोई काम है ही नहीं। कुछ ना कुछ रिस्क तो होगा ही, आप जिस भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाओगे कुछ रिस्क होगा। तो आपको रिस्क देखना है, जहां सबसे कम रिस्क है वहां पे क्लास आपको इन्वेस्ट करना है पैसा। विद एवरी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल देयर इज सम डिग्री ऑफ रिस्क आर इन्वॉल्व। द कंपनी मस्ट ट्राई टू कैलकुलेट द रिस्क इन्वॉल्व इन एवरी प्रपोजल एंड सिलेक्ट दोज इन्वेस्टमेंट विच हैव लो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। जहां पे रिस्क कम है वहां इन्वेस्ट करो। अगला है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। Along with the return, risk, cash flow, there are various other factors जिनको तुम्हें ध्यान रखना है। Like class selecting of proposal, example availability of raw material, availability of mechanics, repair या फिर उसका annual maintenance cost क्या है। ये सारी चीज़ें क्लास आपको देखना है कि हम मशीन मंगा रहे हैं जापान से, लेकिन ख़राब होगा तो क्या इंडिया के टेक्नीशियन मैकेनिक उसे ठीक कर सकते हैं, या फिर हमें जापान से ही क्लास उसको बुलाना पड़ेगा, तो कितना खर्चा आएगा। तो उसके जो रॉ मटेरियल है वो यहाँ मिलते हैं कि नहीं मिलते, उसके इक्विपमेंट पार्ट वो यहाँ मिलते हैं कि नहीं मिलते, ये सारी की सारी चीज़ें क्लास आपको चेक करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले। दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक इरिवर्सिबल डिसीजन है, आप उसे बदल नहीं सकते। आपने किसी प्रोजेक्ट में लगा दिया पैसा तो बीच से हट नहीं सकते, फिर आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो सोच समझ के क्लास आपने इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को भी चेक कर लेना है। तो दीज आर द 4 पॉइंट, दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। पेपर में आपको यही पूछेगा, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। तो भैया वो आपको लिखना पड़ेगा, वो आपको बताना पड़ेगा। ओके, आई होप आपको समझ आ गया अच्छे से। सेकंड है फाइनेंसिंग डिसीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास फाइनेंसिंग डिसीजन, और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझ आएगा तुम्हें, इसकी चिंता मत करो। अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए वीडियो एंड तक देखना और लाइक जरूर करना, क्योंकि पूरा देखोगे तभी पूरा समझ आएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो लास्ट के 4 चैप्टर्स है ना, 3 मान लो आप, 9, 10, 11 बड़े कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चों को बहुत दिक्कत देता है, स्पेशली फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट, तो बहुत अच्छे समझना पड़ेगा। दिस सेकंड इंपॉर्टेंट डिसीजंस व्हिच फाइनेंस मैनेजर हैज टू टेक इट डिसाइडिंग सोर्स ऑफ फाइनेंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर सिर्फ पैसों को इन्वेस्ट करने की बात नहीं आती, ये भी आता है कि भैया किस सोर्स से फंड्स को रेज करोगे। आप डेट से पैसा मंगाओगे या इक्विटी, आपके पास क्या ऑप्शन है, इक्विटी और डेट, कहाँ से फंड्स को रेज करोगे, ठीक है। तो इसमें लिखा है कंपनी कैन रेज फाइनेंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज, जैसे कौन कौन से, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, टेकिंग लोन एंड एडवांस, और डिसाइडिंग हाउ मच टू रेज फ्रॉम विच सोर्स इज फाइनेंसिंग डिसीजन। एक फाइनेंस मैनेजर को ये सोचना होता है कि मैं डेट से पैसे मंगाऊं या इक्विटी से पैसे मंगाऊं। तो आप किससे पैसे मंगाओगे, तो आप मुझे बोलोगे सर आप एक अच्छा बता दो जो अच्छा है। यार देखो अच्छा कोई नहीं है, आपके हालत के अकॉर्डिंग, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आपकी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग, आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग आप डेट अच्छा भी हो सकता है, इक्विटी भी अच्छा हो सकता है। तो अच्छा बुरा कुछ नहीं है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है तुम्हारी। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बताते हैं क्लास, आपको गाइड करते हैं कि भैया आपको डेट पे पैसा लगाना है, मतलब डेट से फंड्स को रेज करना है या इक्विटी से रेज करना है। वो सारे फैक्टर्स समझ लोगे ना तो आप समझ जाओगे हाँ यार मेरी कंपनी है, हालात ऐसे हैं तो भैया मुझे ऐसे करना चाहिए, ठीक है।
तो दो तरह के सोर्सेज होते हैं क्लास, पहला ओनर फंड, दूसरा बोरोड फंड। ओनर फंड का मतलब इस कंसिस्ट शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग। ओनर का पैसा क्या होता है क्लास? कैपिटल प्लस रिजर्व। इसी को तो बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड, आपने अकाउंट्स के अंदर ही पढ़ा होगा ना, शेयर होल्डर फंड इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स भी होता है, बट वो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है, बट शेयर कैपिटल का फॉर्मूला कैपिटल प्लस रिजर्व्स, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों क्लास ओनर फंड है। तो अगर मेरी कंपनी है, मैं चाहता हूं कि भैया मैं अपना खुद का पैसा लगाऊं, या फिर मैं रिजर्व में से निकालूं, बाहर से पैसे नहीं लूंगा, ठीक है, या मैं शेयर इशू करूंगा जनता को, इसको बोलते हैं ओनर फंड। बोरोड मतलब जो आपने उधार लिया, डिबेंचर है, लोन है, बॉन्ड है, बॉन्ड ही डिबेंचर ही है, तो डिबेंचर्स और लोन बेसिकली है, पब्लिक डिपॉजिट ले लिया आपने, जहां पे आपको फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना, इसमें तो आपने मालिकाना हक दे दिया ना, ओनरशिप दे दिया आपने। इसमें लेकिन क्लास क्या करना पड़ेगा आपको? भैया इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लाइक मैं एक कार खरीद रहा हूँ, मेरे पास अपने पैसे हैं, मैं कार खरीद रहा हूँ, या फिर मैं बैंक से लोन ले लूंगा, मैं बैंक को ब्याज देता चला जाऊंगा और मैं कार को चलाऊंगा जहां मर्जी वहां। लेकिन अगर मैं दोस्त मिल के कार खरीदूंगा, लेकिन अगर मैं दोस्त के साथ मिल के कार खरीदूंगा, तो मैं जहां मर्जी वहां लेके नहीं जा पाऊंगा। मैं बैंक को कोई ब्याज तो नहीं दे रहा, कार खरीद ली फ्री में, मतलब आधे आधे दे खरीद लिया, लेकिन मैं जहां मर्जी वहां नहीं जा पाऊंगा, मुझे पूछना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की रजामंदी से हम जा सकते हैं जहां जा सकते हैं ना, बेचने के लिए, हर चीज़ करने के लिए। तो कंपनी भी ऐसी है, अगर मैंने बैंक से उधार लिया, कंपनी चला रहा हूँ, तो कंपनी मेरी, जो मर्जी मैं वो करूंगा। लेकिन अगर मैंने किसी को अपनी कंपनी का मालिकाना हक दिया और उससे पैसे ले लिए, तो भैया फिर तो वो भी जो बोलेगा वो होगा, हम सब मिलके जो बोलेंगे वो होगा, अकेले मेरे कहने से नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? तो borrowed fund, these main concern of finance manager is to deciding how much raise from owners fund and how much to raise from borrowed fund. ओनर फंड से कितना फंड्स को रेज करें, borrowed फंड से कितना रेज करें, यही एक फाइनेंस मैनेजर का कंसर्न रहता है। तो आओ देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं, विच आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। यही आता है पेपर में, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। तो हमने इन्वेस्टमेंट के 4 पॉइंट पढ़ लिए, एक बार करोगे रिकॉल, वीडियो पॉज करो, रिकॉल करके देखो तुम्हें याद है कि नहीं। सबसे पहला कैश फ्लो प्रोजेक्ट, फिर इन्वेस्टमेंट पे क्या मिलता है? रिटर्न, फिर क्या होता है उसमें? रिस्क, लास्ट क्राइटेरिया। सबसे पहला कॉस्ट, सुनना मेरी बात, द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इज डिफरेंट। फाइनेंस मैनेजर ऑलवेज प्रेफर द सोर्स विथ मिनिमम कॉस्ट। देखो, ओनर फंड यानी कि आपका इक्विटी, बोरोड फंड यानी कि डेट, तो दोनों को रेज करने में अपने अपने खर्चे आते हैं, दोनों का अपना अपना खर्चा है। अगर आप शेयर होल्डर से पैसा ले रहे हो तो उसमें भी खर्च करना पड़ेगा, अगर आप डिबेंचर होल्डर से पैसा ले रहे हो तो उसमें भी आपको खर्च करना पड़ेगा। तो आपको चेक करना है दोनों में आपको चेक करना भी है कहाँ पे कितना आपका कॉस्ट कम बैठ रहा है। जिस भी फंड से आपका कम बैठ रहा है, आप उस सोर्स से, जिस भी सोर्स से कम खर्चा आ रहा है, आप उस सोर्स से फंड्स को रेज करो। कई बार क्लास खर्चा जो है डिपेंड करता है कि किस सोर्स से कम खर्चा आ रहा है, तो आपको उसको करना है, ठीक है। अगला रिस्क, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, मोर रिस्क इज एसोसिएटेड विद बोरोड फंड। मैंने क्या बोला? अगर आपने उधार लिया है तो फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, कमाओ चाहे मत कमाओ, ज़्यादा कमाओ कम कमाओ, ब्याज भरना पड़ेगा, और नहीं दोगे तो वो कंपनी बंद करवा देंगे आपकी। उनको बोलते हैं डिबेंचर होल्डर, जो शेयर खरीदते हैं उनको बोलते हैं शेयर होल्डर। और जिनसे आपने उधार लिया है, बैंक हो या डिबेंचर होल्डर्स, जिनसे आपने डिबेंचर दे के मतलब पैसा लिया है, जिनको हर साल ब्याज भरना है, भैया वो रिस्क ज़्यादा है। पब्लिक के लिए सेफ है डिबेंचर्स, लेकिन कंपनी के लिए डिबेंचर रिस्की है क्योंकि ब्याज देना पड़ेगा कंपेयर टू ओनर्स फंड। फाइनेंस मैनेजर कंपेयर द रिस्क, तो फाइनेंस मैनेजर रिस्क भी कंपेयर करेगा। पहला कैश फ्लो देखिएगा प्रोजेक्ट का, दूसरा रिस्क। पहला कैश मतलब पहला कॉस्ट, कि जितनी कम कॉस्ट होगी वहां पे इन्वेस्ट करेंगे, जहां पे रिस्क जो है वो कम ओनर फंड में रहता है, लेकिन वो रिस्क जो कम रहता है ना क्लास कंपनी कहाँ, ओनर फंड में, और ज्यादा रहता है बोरोड फंड में, तो वो रिस्क को कंपेयर करेगा। अगला है कैश फ्लो ऑफ द पोजीशन। अगर कंपनी के पास ब्याज भरने की ताकत है, इतना कंपनी के पास पैसा आता है कि वो इंटरेस्ट को पे कर सके बोरोड फंड का, तो भैया वो बोरोड फंड लेगा, अदरवाइज वो ओनर फंड यानी कि डेट इशू करेगा। अगर वो ब्याज भर सकता है तो, क्योंकि मैं ब्याज भर सकता हूं भैया, उधार ले लेता हूं, ब्याज भरता चला जाऊंगा। मैं ब्याज नहीं भर सकता तो मैं उधार क्यों लूं? फिर मैं अपनी कंपनी के शेयर्स दूंगा, फिर मैं मिला के कार खरीदूंगा किसी के साथ, है कि नहीं। These cash flow position of the company also help selecting security with smooth cash flow company. जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, they can easily afford borrowed fund. But when companies have shortage of cash, pocket tight है, shortage of cash है, तो भैया फिर वो ओनर फंड लेंगे। तो ये डिपेंड करता है। तुम ये नहीं कह सकते कि सर मारुति अच्छी है या फिर ऑडी अच्छी है या BMW अच्छी है। मारुति भी अच्छी है, BMW भी अच्छी है, ऑडी भी अच्छी है, जेब क्या कहता है आपका?
तो आपका जेब जैसा होगा वो आपको अच्छा बोला। कई लोगों को आपने कह देखो आईफोन बेकार है यार, कुछ भी नहीं आईफोन में, 1-1.5 लाख रुपए का फ़ोन कौन लेगा, 2 लाख रुपए का फ़ोन बेकार है। भाई बेकार नहीं, उसका पॉकेट उसको बेकार बता रहा है। और जो अफोर्ड कर सकता है आईफोन, 1.5 लाख 2 लाख रुपए देके फ़ोन ले सकता है इजीली, वो बोलेगा आईफोन अच्छा है भैया मैं ले सकता। तो डिपेंड करता है बजट पे, कोई चीज़ अच्छी बुरी बेकार वो सब क्लास बजट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये वही है क्लास। तो आप ऐसा नहीं सर डेट अच्छा है, इक्विटी अच्छा है, ब्याज भर सकते हो डेट अच्छा है, ब्याज नहीं भर सकते इक्विटी अच्छा है कि नहीं, वही चीज़ है। अगला है फ्लोटेशन कॉस्ट। शेयर इशू करने में कुछ खर्चा आता है, शेयर फ्री में इशू नहीं होता, शेयर्स इशू करने का भी कुछ खर्चा आता है। दैट एक्सपेंस इज कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट, राइट। इट रेफर्स टू कॉस्ट इन्वॉल्व इन इशू ऑफ सिक्योरिटी सच एज ब्रोकर का कमीशन भी होता है, अंडर राइटर्स की फीस होती है, प्रोस्पेक्टस छापने का खर्चा होता है, कुछ एडवर्टाइजमेंट खर्चा भी होता है। तो कंपनी चेक करेगी फ्लोटेशन कॉस्ट अगर लो है तो भैया क्या इशू करेगी क्लास, इक्विटी इशू करेगी। फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो डेट इशू करेगी। ये पॉइंट कहीं ना कहीं क्लास कॉस्ट से मिलता जुलता हो गया, बस इसमें शेयर की कॉस्ट की बात चल रही है तो फ्लोटेशन कॉस्ट है, उसमें शेयर डिबेंचर सबकी कॉस्ट की बात चलती है पहले पॉइंट पे। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। क्लास समझना मार्केट में क्या सिचुएशन है। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन चल रहा है क्लास, तो कंपनी को क्लास क्या इशू करना चाहिए, इक्विटी। डिफ्लेशन में डेट। जब इन्फ्लेशन चलता है ना, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, इन्फ्लेशन में लोग रिस्क लेने को तैयार रहते हैं। अगर तुम्हारे पास पैसा ज़्यादा होगा ना, तुम रिस्क लेने को तैयार। जुआ खेलते हो आप, या फिर आप जाते हो क्लास, मान लो कि आप कोई मेला वगैरह जाते हो, जो मेला लगता है दशहरा वगैरह पे, तो हमें कुछ जुआरी बैठे रहते हैं। तो अगर आप तुम्हारे जेब में पैसा है ना, तुम सोचोगे चलो रिस्क ले लेता हूँ यार, 100 का 200 हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन पैसे की तंगी है तो आप रिस्क नहीं लोगे। तो इन्फ्लेशन अगर है, द कंडीशन ऑफ कैपिटल मार्केट ऑल्सो हेल्प इन डिसाइडिंग द टाइप ऑफ सिक्योरिटी टू बी रेज ड्यूरिंग बूम पीरियड। बूम का मतलब इन्फ्लेशन। तो आप आसानी से शेयर्स को बेच सकते हो, लोग रिस्क लेने को तैयार रहते हैं, तो आप शेयर इशू करो। लेकिन डिफ्लेशन है, मंदी का समय है, तो भैया आप जो है वो इशू मत करो। आप तब लोग रिस्क नहीं लेंगे। जैसे तब लोग क्या बोलेंगे, भैया कि हमें तो यार इक्विटी नहीं, हमें डेट दे दो, डिबेंचर दे दो, हमें फिक्स। देखो डिबेंचर में क्या होता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, भले कम मिले पर फिक्स से मिलेगा। लेकिन शेयर मार्केट में क्या है, बहुत ज़्यादा मिल सकता है, बहुत कम भी मिल सकता है। बहुत ज़्यादा मिलने की खुशी, लेकिन बहुत कम मिलने का गम भी है। तो इन्फ्लेशन में तो लोग रिस्क ले लेंगे। बिटकॉइन में कौन पैसा लगाता है, बिटकॉइन के अंदर उनको पता है भैया कि हम लोग रिस्क ले सकते हैं, भाई जाएगा तो जाएगा, लेकिन मिलेगा तो बहुत ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जो रिस्क नहीं लेना चाहते वो नहीं लगाते, एफडी कराएंगे बैंक में, भले इंटरेस्ट कम है फिर भी एफडी कराएंगे सेफ रहने के लिए। तो इन्फ्लेशन में डेट और इन्फ्लेशन में इक्विटी और डिफ्लेशन में डेट, ठीक है। कंट्रोल कंसिडरेशन। मैं चाहता हूं मेरे बिजनेस का कंट्रोल मेरे पे रहे, जो मैं बोलूं वो हो, मेरे बिजनेस का कंट्रोल जो है मेरे पास रहे। तो मैं क्या इशू करूंगा क्लास, इशू ऑफ शेयर्स मींस गिविंग ओनरशिप टू अदर्स। तो भैया हम डिबेंचर इशू करेंगे। अगर मैंने शेयर इशू किया ना, मैंने किसी और को शेयर इशू कर दिया, मान लो 10% शेयर, तो वो 10% का मालिक बन गया। तो भाई मालिक बन गया तो फिर वो बोलेगा, 10 चीज़ बोलेगा, उसको डिसीजन मेकिंग में उससे पूछना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आप इक्विटी इशू करो, अदरवाइज आप डेट इशू करो। आप चाहते नहीं कंट्रोल मेरे पास रहे, मेरे बिजनेस का सोल ओनरशिप, पूरा कंट्रोल मेरे पास रहे। अगर आप ये चाहते हो कि आपका कंट्रोल आपके पास रहे, भैया फिर तो आपको डेट इशू करना चाहिए। लेकिन आप कंट्रोल लूज कर सकते हो, कोई बात नहीं, वो भी मालिक बन जाएगा, तो फिर आप इक्विटी इशू करो। तो आप डेट या इशू पूछा मत करो कभी भी, सब इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स डू नॉट वांट टू लूज कंट्रोल लूज नहीं करना चाहते, तो डेट इशू करो, और अदरवाइज इक्विटी। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस को चलाने के खर्चे। मेरे ऊपर ऑलरेडी बहुत खर्चा है इंटरेस्ट का, मैं ऑलरेडी बहुत लोन में हूँ, मैं ऑलरेडी बहुत इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी बहुत रेंट पे कर रहा हूँ। देखो जो हम डिबेंचर इशू करते हैं ना, तो हमें फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है डिबेंचर होल्डर को, जो कि एक फिक्स कॉस्ट है। ऑलरेडी मेरे बहुत सारे फिक्स कॉस्ट हैं, और इंटरेस्ट है, या फिर मैनेजर का सैलरी है, या फिर रेंट ऑफ ए बिल्डिंग है, मेरे ऑलरेडी बहुत सारे खर्चे हैं फिक्स, जो मुझे देना ही देना है। मैं अब डिबेंचर और इशू करूंगा तो फिर मुझे और ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा फिक्स वाले का। तो अगर तुम्हारे फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो भैया देखो डेट मत इशू करो, इक्विटी इशू करो। लेकिन फिक्स कॉस्ट तुम्हारे पास बहुत कम है, तो तुम डेट इशू कर लो, चल जाएगा, आप भर सकते हो फिर, तो है कि नहीं। If a company has already issued a lot of debt, which means more interest liability, more fixed operating costs, then company should not issue more debt because it leads to more fixed operating costs. So in that situation, company should issue equity shares. Companies should rely on equity shares. आप लैंग्वेज देख रहे हो ना, आप आराम से याद कर लोगे, बहुत सिंपल भाषा पढ़ोगे, आपको आराम से समझ आएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्लास फैक्टर्स अफेक्टिंग है क्लास किसके, फाइनेंसिंग डिसीजन के। नाउ कम टू डिविडेंड डिसीजन। प्रॉफिट
का कितना हिस्सा हम बांटें और कितना हिस्सा बचा के रख लें। ये टोटल प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट का कितना पोर्शन हम डिस्ट्रीब्यूट करें और कितना पोर्शन क्लास हम बचा के रखें। सोचना समझना पड़ेगा। इट इज अ डिसीजन रिलेटेड टू हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स एंड हाउ मच अमाउंट इज टू बी रिटेन फॉर फ्यूचर ग्रोथ। भैया पैसा तो बचाना पड़ेगा ना ग्रोथ के लिए, अगर आप पैसा बचाओगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। पैसा बचाना पड़ेगा अगर आपको ग्रोथ करना है तो कितना पैसा हम लोग बचाएं और कितना पैसा बांटें, एक ये सवाल बन जाता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको देख के डिसाइड करना पड़ेगा हमें कितना पैसा बचाना है, रिटेन करना है और कितना पैसा जनता में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो सबसे पहला इसके अंदर अर्निंग, ध्यान से अच्छे समझ सारे पॉइंट्स को। डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ द करंट एंड प्रीवियस ईयर अर्निंग। इफ देयर इज मोर अर्निंग देन कंपनी डिक्लेयर हाई रेट ऑफ डिविडेंड। अर्निंग ज़्यादा डिविडेंड ज़्यादा, अर्निंग कम डिविडेंड कम, सिंपल। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, अगर तुम्हारी अर्निंग स्टेबल है, तुम हर साल अच्छा कमाते हो, इस साल लॉटरी नहीं लग गई तुमको, तुम हर साल अच्छा पैसा कमाते हो, तो डिविडेंड ज़्यादा दोगे, अदरवाइज डिविडेंड कम दोगे। कंपनी हैविंग स्टेबल और स्मूथ अर्निंग प्रेफर हाई रेट ऑफ डिविडेंड, वेयरएज कंपनी विद अनस्टेबल अर्निंग प्रेफर लो रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, और प्रेफर लो रेट ऑफ, ये डिविडेंड का क्लास आएगा। ठीक है, कंपनी हैविंग स्टेबल और स्मूथ अर्निंग प्रेफर हाई रेट ऑफ डिविडेंड, वेयरएज कंपनी विद अनस्टेबल अर्निंग प्रेफर लो रेट ऑफ डिविडेंड्स। तो लो रेट ऑफ डिविडेंड क्लास आप दोगे। भाई मुनाफा कम है तो डिविडेंड कम दोगे, मुनाफा ज़्यादा तो डिविडेंड ज़्यादा। अगला है क्लास कैश फ्लो पोजीशन। नेक्स्ट इज कैश फ्लो पोजीशन। पेइंग डिविडेंड मीन्स मोर आउटफ्लो ऑफ कैश। अगर तुम्हारे पास कैश फ्लो पोजीशन अच्छा है तो डिविडेंड को दो, बिकॉज डिविडेंड देने से पैसा जाता है। अगर नहीं तो डिविडेंड कम दो। डिक्लेयर हाई रेट ऑफ डिविडेंड ओनली दे हैव सरप्लस कैश। इन सच सिचुएशन शॉर्टेज ऑफ कैश अगर है तो नो या लो डिविडेंड। तो ये बहुत सिंपल से पॉइंट है, ठीक है, जो तुम्हें हजम हो जाते हैं। अगला है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अगर तुम्हें लग रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, टिक कर लेना, मार्क कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर तुम्हें लग रहा है कि फ्यूचर में तुम्हारे पास कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें कल को कहीं किसी बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, कोई बड़ी मशीन खरीदनी है, अगर तुमको ऐसा लग रहा है तो तुम डिविडेंड को क्या दोगे, ज्यादा या कम, बताओ। तो तुम डिविडेंड कम दोगे और रिटेन ज़्यादा करोगे। क्यों? तुम्हें पैसे बचाने की ज़रूरत है। भाई डिविडेंड तुम कम दोगे और रिटेन ज़्यादा करोगे, और तुम्हें लग रहा है कि कल को कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास है, कल को तुम्हें किसी बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, तो भैया खर्चे कम करो, बांटो कम, पैसा बचा के रखो, कल को वहाँ पर लगाना है पैसे। और कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है, कल को कोई ऐसा कुछ कहीं लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो बांटो पैसा आराम से, क्या दिक्कत है। इफ अ कंपनी हैज़ अ नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लान देन इट शुड रिटेन the earning for the company as to invest in investment project. Company has two options, one to raise additional capital or invest retain earning. कंपनी या तो कल को इन्वेस्ट, देखो मुझे कल को मुझे घर खरीदना है, या तो मैं क्लास कुछ पैसे बचा के रखूं, या मैं क्लास शेयर इशू करूं या डिबेंचर इशू करूं। ठीक है, तो यार इसमें क्या है कि मैं अपने खर्चे कम करूंगा, मैं पैसा कल के लिए बचाऊंगा ताकि कल को मैं क्या कर सकूं, क्लास अपने इन्वेस्टमेंट्स को कर सकूं। रिटेन अर्निंग आर चीपर सोर्स एज दे डू नॉट इन्वॉल्व फ्लोटेशन कॉस्ट। तो देखो रिटेन अर्निंग क्लास जो है वो शेयर्स के कंपैरिजन में चीपर है, बट मोस्ट, आप ध्यान रखना क्लास, शेयर कंपैरिजन रिटेन अर्निंग क्या है, चीपर है, एंड दे हैव लीगल फॉर्मेलिटीज, एनी लीगल फॉर्मेलिटी, वो फ्री है, डू नॉट इन्वॉल्व एनी फ्लोटेशन कॉस्ट और लीगल फॉर्मेलिटी। भाई अपना जोड़ा हुआ पैसा लगाना है, कोई एक्स्ट्रा खर्चा ही नहीं आना, कोई क्लास वो नहीं लगना आपका, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं लगना, कोई क्लास आपका लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है। इफ कंपनी हैव नो इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ प्लान देन इट वुड बी बेटर टू डिस्ट्रीब्यूट मोर इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो अगर तुम्हारे पास फ्यूचर में कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं तो तुम क्लास डिविडेंड कम बांटो, रिटेन ज़्यादा करो। फ्यूचर में कोई इन्वेस्टमेंट, कोई ग्रोथ प्लान नहीं है अगर तुम्हारे पास, तो तुम क्या करोगे, तो तुम क्लास फिर डिविडेंड को आराम से बांटो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात तुमको बता देता हूँ क्लास, फ्रॉम द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू डिविडेंड इज द चीपेस्ट फॉर्म जहाँ से आप फंड्स को रेज कर सकते हो। सॉरी, डिबेंचर्स, गलती से डिविडेंड बोल दिया, डिबेंचर्स। तो चीपेस्ट सोर्स अगर कल को कोई बोले आपको तो आप बोलना डिबेंचर्स। सर आपने तो लिखा है रिटर्न अर्निंग, क्लास मैं एज कंपेयर करूँ कैपिटल में, शेयर कैपिटल कंपैरिजन में रिटर्न अर्निंग चीपर है, बट मोस्ट चीपर जो है वो क्लास आपका, कोई वो पूछता है आपको ऑप्शन में आता है चाहे 12th हो सीयूईटी में, तो आप बोलोगे डिबेंचर्स। सबसे चीपेस्ट क्या है क्लास, डिबेंचर्स। लर्न कैसे होगा हमेशा के लिए, कमेंट में लिख दो, तुम कभी नहीं बोलोगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, डिबेंचर्स आर द चीपेस्ट सोर्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। आप ये चाहते हो कि आप डिविडेंड स्टेबल दो, आप चाहते हो कि यार हर साल हम अच्छा डिविडेंड दे रहे थे
तो इस साल भी अच्छा डिविडेंड दे, तो 2 डिविडेंड अच्छा। अदरवाइज अगर ऐसा कोई गोल नहीं तो आप डिविडेंड कम दे सकते हो। Some company follows stable dividend policy as it has better impact on shareholder and improve the reputation of company in share market। तो कंपनी को क्लास रेगुलर डिविडेंड देना चाहिए और अच्छा देना चाहिए। तो अर्निंग भी स्टेबल है, डिविडेंड भी स्टेबल है, डिविडेंड ज़्यादा, अदरवाइज डिविडेंड कम। Taxation policy. The rate of dividend also depend upon the taxation policy of government. Under the present taxation system, dividend income is exempt. Dividend income ना shareholders के लिए exempt है। Like मैं एक shareholder हूँ और मुझे किसी कंपनी से डिविडेंड मिला है, तो भैया मुझे उस पर कोई टैक्स नहीं देना। क्यों? क्योंकि डिविडेंड किस पे दिया जाता है? प्रॉफिट्स पे, प्रॉफिट का एक हिस्सा, और सरकार को ऑलरेडी प्रॉफिट पे टैक्स जा चुका है। तो जब प्रॉफिट पे जा चुका है तो इस हिस्से पे भी जा चुका है सरकार को टैक्स, तो सरकार हमसे नहीं लेती टैक्स, ठीक है। फॉर शेयर होल्डर्स वेयर एज कंपनी हैज टू पे ऑन डिविडेंड, कंपनी को एक टैक्स देना पड़ता है क्लास, जिसे बोलते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, DDT। इफ टैक्स रेट इज हायर, अगर टैक्स रेट हायर है देन कंपनी प्रेफर टू पे लेस इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। वेयर एज इफ टैक्स रेट इज लोअर, अगर टैक्स रेट लोअर है देन कंपनी में डिक्लेयर हाई रेट ऑफ डिविडेंड। अगर टैक्स रेट क्लास लोअर है तो कंपनी हाई रेट ऑफ डिविडेंड देगी, अगर क्लास टैक्स रेट हाइयर है तो कंपनी लो रेट ऑफ डिविडेंड देगी, ठीक है। अगला टाइप ऑफ शेयर होल्डर, तुम्हारे पास जो शेयर होल्डर है वो यंग एज के हैं। यंग एज के लोग रिस्क लेने को तैयार रहते हैं, हमेशा वो नुकसान झेल के रिस्क लेने को तैयार रहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। समझ रहे हो बात को? तो भैया उन लोगों को डिविडेंड कम दोगे तो भी चलेगा, लेकिन जो बूढ़े लोग हैं बेचारे इसी पे डिपेंड है, तो उनको आपने डिविडेंड ज़्यादा देना है। तो इफ कंपनी हैविंग मोर यंग एज शेयर होल्डर्स, द कंपनी में रिटेन मोर फॉर ग्रोथ पर्पस। उन्हें ग्रोथ चाहिए, उनको डिविडेंड नहीं चाहिए, उनको ग्रोथ पर्पस, वो मतलब जो डिविडेंड है उसको भी री इन्वेस्ट कर दो। लेकिन जो बूढ़े लोग हैं, इफ शेयर होल्डर्स आर रिटायर, अगर शेयर होल्डर्स रिटायर है क्लास यहाँ पे, ठीक है, इफ शेयर होल्डर्स आर रिटायर देन मोर डिविडेंड, तो क्लास आप डिविडेंड क्या करना है? ज़्यादा देना है। अगर शेयर होल्डर्स रिटायर है तो आपको डिविडेंड क्या करना है क्लास? ज़्यादा देना है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं, कोई दिक्कत परेशानी इनमें नहीं है, ठीक है। तो ये जितने भी आपने पॉइंट्स देखा, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, वो सारा का सारा अच्छे से पढ़ के याद करके आना, बिकॉज इन 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग से एक क्वेश्चन तो पक्का आना है। तो बिल्कुल रिस्क मत लेना, इसको अच्छे से पढ़ के समझ के याद करके आना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छे लगे, सीखने को मिला, समझ आया अच्छे से, तो प्लीज़ यार कमेंट में बताना जरूर, और इसको शेयर करना अपने दोस्तों में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना क्लास, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत सपोर्ट मिलने वाला है आपको। ये चैनल तुम्हें बहुत हेल्प करेगा, मेरी गारंटी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।